जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज का जो टॉपिक होगा ये तुगलक वंश होगा। और इसके पहले हम लोग खिलजी वंश को पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से खिलजी वंश का अंत होता है, फिर उसके बाद जो है तुगलक वंश का जन्म होता है। इसका जो समय है ये 1320 से 1412 तक है, लेकिन जो 1413-14 में कोई इतिहास इसका नहीं मिलता है, इसलिए इसे 1414 तक माना जाता है। क्यों? क्योंकि 1414 में जो सैयद वंश की स्थापना करते हैं, खिजर खां करते हैं, इसकी कहानी हम अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? तुगलक वंश में। और तुगलक वंश में 3 राजा प्रमुख हैं। एक आपके गयासुद्दीन तुगलक हो गए, दूसरे आपके मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, और तीसरे आपके हैं फिरोज शाह तुगलक। हम एक एक राजा को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक को, जिनका समय 1320 से 1325 होता है। ये तुगलक वंश के क्या होते हैं? ये संस्थापक होते हैं। अब पूछेगा कि इनका संबंध किससे है? कराना तुर्क से है। ये आपको याद रखना है कि जो गयासुद्दीन तुगलक के पिताजी थे ये क्या थे? ये कराना तुर्क थे, और इनकी माता जो है ये जाट की पुत्री होती हैं। तीसरा पॉइंट है मलिक उल गाजी। मलिक उल गाजी, जिसे काफिरों का घातक क्या कहा जाता है? काफिरों का घातक। तो काफिरों का घातक, या फिर हम कह सकते हैं मलिक उल गाजी, तो किसे कहा गया है? ये गयासुद्दीन तुगलक को कहा गया है, क्योंकि इसने मंगोलों को बहुत ही आसानी पूर्वक क्या है? पराजित किया है। इसलिए इसने क्या? मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है काफिरों का घातक। इसने जो है तुगलकाबाद को नगर बसाया। क्वेश्चन पूछेगा कि तुगलकाबाद जो है नगर किसके द्वारा बसाया गया है? ये ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ये बसाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। 1321 और 1324, तो यहाँ पर भी जौना खां होते हैं। ये वही जौना खां है जिन्हें हम लोग आगे फिरोज शाह तुगलक के नाम से जानेंगे। तो फिरोज शाह क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का जो पहले का नाम क्या होता है? जौना खां होता है। और जो है ये क्या होता है? गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र होता है। तो जौना खां को गयासुद्दीन तुगलक ने कहाँ भेजा है? वारंगल में भेजा है। और वारंगल आपका है तेलंगाना में। लेकिन यहाँ पे जौना खां जो है ये पराजित होके क्या है? वापस आ जाता है। फिर उसके बाद जो है 1324 में एक उड़ीसा में स्थान है। क्या आपका? उड़ीसा में स्थान है, उसका नाम है जाजनगर। तो जाजनगर जो अभियान है, गयासुद्दीन तुगलक ने किसे यहाँ पे भेजा है? तो यहाँ पर भी जौना खां को भेजता है, लेकिन यहाँ पे जौना खां क्या है? ये जीत जाता है। आगे हम लोग देखेंगे बरीद ए मुबालिक। तो बरीद ए मुबालिक ये क्या है? एक न्याय विभाग की स्थापना की किसने की है? गयासुद्दीन तुगलक ने। क्वेश्चन पूछेगा कि डाक विभाग की स्थापना किसने की है? गयासुद्दीन तुगलक ने किया है। किस नाम से किया है? बरीद ए मुबालिक। नेक्स्ट पॉइंट है निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निजामुद्दीन जो औलिया होते हैं दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखते हैं, लेकिन किसी भी राजा के दरबार में क्या है? ये उपस्थित नहीं होते हैं। तो इनकी एक कहानी है कि अगर कोई राजा, इनका कहना था अगर कोई राजा मेन गेट से आता है तो मैं पीछे के द्वार से क्या है? वो निकल लूँगा। तो ये किसी भी राजा के सामने क्या है? ये अपनी अधीनता स्वीकार नहीं किए हैं, और ये अपने आप को हमेशा स्वतंत्र मानते थे। इसीलिए कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक से इनसे कभी पटी नहीं। तो ये बार होता क्या है कि गयासुद्दीन तुगलक जो है पश्चिम बंगाल में आक्रमण के लिए जाते हैं, और इनकी जो है पहले से ही नहीं पड़ती रही है। तो इनको ये जानकारी हुई गयासुद्दीन तुगलक को कि जो निजामुद्दीन औलिया है, जो ये जौना खां को भड़का रहे हैं मेरे खिलाफ। तो पश्चिम बंगाल से जब वापस आ रहे थे गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने निजामुद्दीन औलिया को क्या किया है? तो इन्होंने कहा, संदेशा भिजवाया कि यानी कि मैं जो है दिल्ली आ रहा हूँ, और मेरे दिल्ली आने से पहले आप जो है दिल्ली छोड़ के कहीं दूसरा निवास स्थान बना लीजिए। तो निजामुद्दीन औलिया ने संदेशा भिजवाया किसके पास है? गयासुद्दीन तुगलक के पास। हुजूर दिल्ली दूरस्थ, हुजूर दिल्ली दूरस्थ, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो इससे यह साबित होता है कि इसकी कोई साजिश रही है। तो फिर बताया जाता है कि ये आते हैं कहाँ पे? दिल्ली में। और दिल्ली से आने से पहले जो है एक लकड़ी का महल होता है। क्या होता है? लकड़ी का महल होता है। तो वहीं पे रात में क्या है? विश्राम करते हैं। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और बताया जाता है कि वो लकड़ी का जो महल गिर जाता है, और गिरने के बाद जो है वहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि वहाँ पे एक हाथी था, और हाथी जो है
ये भड़क गया था। उसी भड़कने के कारण क्या है, वो महल के अंदर प्रवेश कर गया और वहाँ पे पूरे महल को तहस नहस कर दिया। जहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक ठहरे हुए थे तो वो भी क्या है, गिर गया। उसी दबने के कारण जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। ये अपना अपना जो इतिहासकारों का मत है, और इसे ये बताया जाता है कि ये गयासुद्दीन तुगलक को मारने की साजिश रही है। किसकी? जौना खान, क्योंकि जौना खान ने ही लकड़ी के महल को बनवाया था। क्वेश्चन आएगा किसके द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई? तो जौना खान, जिसे हम लोग आगे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानेंगे, तो उसी के द्वारा बनवाया गया और उसी में दब के क्या है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला पॉइंट होगा नहरों का निर्माण। तो नहरों का जो निर्माण है सबसे पहले किसने कराया है? तो नहरों का जो निर्माण सबसे पहले ये गयासुद्दीन तुगलक ने ही करवाया है। लेकिन नहरों का जो सर्वाधिक जाल है ये फिरोज शाह तुगलक के समय होता है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि नहरों का जो निर्माण है ये गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया, लेकिन जो सर्वाधिक जो जाल है ये किसने करवाया है? ये गयासुद्दीन, जो सबसे पहले किसने करवाया है? गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होते हैं ये आपके करवाते हैं किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आगे हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इनसे जो है काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और इनका जो समय है 1325 से 1351 तक होता है। इनका जो पुराना नाम क्या है? ये पूर्व नाम जौना खां या फिर उलूग खां। तो 2 नामों से इन्हें जाना जाता है, जौना खां या उलूग खां। जो जौना खां है तो आगे जब पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक, तो जो जौनपुर है जिसे क्या क्या कहते हैं? सिराज ए हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? सिराज ए हिंद कहते हैं। तो इन्हीं की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर को बसाया है गोमती नदी के किनारे। तो फिलहाल जौना खां या उलूग खां की उपाधि किसकी है? फिरोज शाह तुगलक की है। नेक्स्ट है आपका दीवान ए कोही। क्या है आपका? दीवान ए कोही। तो दीवान ए कोही कहेंगे या फिर अमीर ए कोही। तो दीवान ए कोही या अमीर ए कोही, तो ये एक नया विभाग था और इस विभाग का जो संबंध है कृषि विभाग से। किससे है? कृषि विभाग से। क्वेश्चन आएगा दीवान ए कोही या अमीर ए कोही की स्थापना किसने करवाई? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई। शॉर्टकट में मोहम्मद बिन तुगलक को हम MBT कहेंगे। क्या कहेंगे? MBT। वो M से मोहम्मद, बी से बिन और टी से क्या हो जाएगा? तुगलक। तो दीवान ए कोही या अमीर ए कोही, इसका संबंध कृषि विभाग से है और इसका जो निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? MBT के द्वारा कराया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि MBT का गुरु कौन होता है? शेख अलाउद्दीन। शेख अलाउद्दीन क्या होते हैं? ये जो है MBT के गुरु होते हैं। किसके गुरु होते हैं? MBT के गुरु। कौन? शेख अलाउद्दीन, ये आपके गुरु होते हैं। अब इनके अलावा ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन होता है? जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कि अजमेर में वहाँ पे जाते हैं, और बहराइच में एक दरगाह है सैयद सलार गाजी की जो दरगाह है, वहाँ पे जाने वाला तुगलक वंश का पहला शासक कौन होता है? ये मोहम्मद बिन तुगलक है। तो इसको आप पॉइंट में लिख लेना कि जो आपका अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और बहराइच में जो आपका है सैयद सलार गाजी मसूद की जो दरगाह है, यहाँ पे जाने वाला दिल्ली का पहला राजा कौन हुआ है? मोहम्मद बिन तुगलक होता है। आगे हम लोग देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है ये 1333 में भारत आया, और जब भारत में आया उसमें शासन था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का होता है। और जैसे ही ये भारत में आया, ये कहाँ का निवासी होता? मोरक्को। और मोरक्को कहाँ पे है? ये अफ्रीका में। अब सोचिए उस टाइम जो है मोरक्को आया, मोरक्को से कहाँ भारत आया? तो स्थल मार्ग से आया, जहाँ पे हम कह सकते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और आज जहाँ पे क्या कहते हैं स्वेज नहर है, तो उसी रास्ते से होते हुए ईरान पाकिस्तान से होते हुए इसने भारत पे प्रवेश किया और दिल्ली आया। और दिल्ली में आया तो इसे क्या? दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो यहाँ पूछा जाता है कि जो मोरक्को का यात्री है या फिर अफ्रीकी यात्री, उसका नाम क्या? इब्न बतूता। किसके शासनकाल में भारत आया है? ये आया है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया है, और इसे जो है क्या कहते हैं? दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, इब्न बतूता। और ये कब आया है? 1333 में, और 1342 में इसे चीन भेज दिया जाता है, और ये मोरक्को का यात्री होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है इसकी किताब है किताब उल रहला।
किताब उल जो रहला है ये इब्न बतूता की पुस्तक है। और इसी किताब में क्या है, इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक की जो राजधानी परिवर्तन है उसके जीवन से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनका बड़े अच्छे से उल्लेख किया है। आगे हम लोग देखेंगे सांकेतिक मुद्रा। फिलहाल इसके हम बाद में चर्चा और करेंगे। सांकेतिक मुद्रा, तो सांकेतिक जो मुद्रा है इसने चलवाए हैं, तो ये तांबे के सांकेतिक जो मुद्रा चलवाए हैं। लेकिन एक इतिहासकार है फरिश्ता, तो दो इतिहासकार यहाँ बताएंगे, एक जियाउद्दीन बर्नी है और एक आपके फरिश्ता है। तो जियाउद्दीन बर्नी ने ये बताया है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सांकेतिक मुद्रा चलाए थे वो तांबे के थे, लेकिन जो फरिश्ता ने चलाए हैं ये जो इनके अनुसार, फरिश्ता के अनुसार क्या होगा, वो आपके पीतल के होंगे। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि सांकेतिक मुद्रा का जो है भारत में प्रचलन किसने किया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। किसने किया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सांकेतिक मुद्रा जो है ये तांबे के चलाए गए या फिर पीतल के चलाएंगे, लेकिन जो अधिकतर इतिहासकार क्या मानते हैं, तांबा। लेकिन जो मुख्य इतिहासकार हैं कौन है, बर्नी। तो बर्नी के अनुसार तांबे के थे और फरिश्ता के अनुसार पीतल के रहे। अब इसे पागल बादशाह कहा गया। क्या कहा गया है, पागल बादशाह कहा गया है। एक इतिहासकार होते हैं, लिख लेना, एलिफिस्टन। क्या नाम है, एलिफिस्टन के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा गया है। और एक जानकारी और याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजा होते हैं उन सभी राजाओं में सबसे पढ़ा लिखा जो शासक होता है वो मोहम्मद बिन तुगलक होता है। आगे हम लोग देखेंगे दो आब कर में वृद्धि। दो आब का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्थान जो दो नदियों के बीच का स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, दो आब कहते हैं। और इस क्षेत्र में जो है चाहे अनाज हो चाहे सब्जी हो, सभी का जो उत्पादन है वो अधिक मात्रा में होता है। इसलिए इस क्षेत्र के जो किसान होते हैं, खेती करते हैं, तो उनकी जो है जो फसल बोते रहे तो उसमें कर की वृद्धि कर दी। तो क्वेश्चन पूछेगा दो आब क्षेत्र में किसने वृद्धि की है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। अब इसने राजधानी परिवर्तन किया है। राजधानी परिवर्तन का मतलब ये है कि इसकी राजधानी तो दिल्ली थी ही, ये सबको पता है। तो ये क्या कहते हैं, मंगोलों से रक्षा के लिए या फिर जो विदेशी उस समय जो तैमूर वगैरह जो है रक्षा आक्रमण करते रहे दिल्ली पे, तो अपनी राजधानी को सुरक्षित करने के लिए दक्षिण भारत में एक दौलताबाद स्थान पड़ता है। क्या पड़ता है, दौलताबाद स्थान पड़ता है। तो वहीं पे क्या है, अपनी राजधानी परिवर्तन करता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी, जब ये राजधानी परिवर्तन करता है तो उस समय क्या है, इसके दिल्ली में या इसके क्षेत्र में अकाल पड़ गया था। तो लोग अकाल के कारण जो है भूखे मर गए थे। और ऐसे समय में इसने ये डिसीजन लिया, तो उस समय सीधा कड़ा अनुशासन आदेश दिया कि जो भी है व्यक्ति सभी लोग कहाँ, ये दौलताबाद की ओर रवाना हो। लेकिन आप ये सोचिए, जब उस समय भूखमरी आपकी क्या है चरम पे थी वहाँ पे, तो लोग कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। तो इसी कारण क्या है, कुछ लोग तो गए और तो कुछ लोग क्या रास्ते में ही क्या है ये मर गए थे। तो इसका सबसे खराब डिसीजन है। और इसका जो उल्लेख है ये किताब उर रहला में किया है। किसने, इब्न बतूता ने किया है, बड़े अच्छे से किया है। तो आपको ये याद रखना है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। आगे हम लोग देखेंगे सिक्कों पर कलमा किसने खुदवाया। तो सिक्कों पे जो कलमा जो है किसने लिखवाया है, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने लिखवाया है, ये भी आपको याद रखना है। हाँ देखिए, कुबलाई खान कौन है, तो कुबलाई खान जो है ये चीन का शासक होता है। कहाँ को होता है, चीन का शासक। तो चीन का जो शासक होता है ये कुबलाई खान होता है। तो सबसे पहले इसी ने सांकेतिक मुद्रा चलाया और इसी से प्रेरित होकर जो है किसने चलाया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये एसएससी का क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किससे प्रेरित होकर जो है सांकेतिक मुद्रा को चलाया है। चीन के शासक होते हैं कुबलाई खां, इन्हीं से प्रेरित होकर क्या इन्होंने क्या है ये क्या कहते हैं सांकेतिक मुद्रा चलाया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दीवान कोही। तो दीवान कोही तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इसे अमीर कोही के नाम से जाना जाता है। और क्या कहते हैं, ये कृषि विभाग से संबंधित है। तो आपके गयासुद्दीन तुगलक हो गए और आपके हो गए कौन से, मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम लोग आते हैं फिरोज शाह तुगलक में आते हैं। कहाँ पे, फिरोज शाह तुगलक। इनका जो समय है 1351 से 1388 और इनका जो है 2 बार राज्याभिषेक होता है। और ये सबसे अधिक क्या है, कल्याणकारी शासक माने गए। क्या माने गए हैं,
सबसे अधिक कल्याणकारी शासक। कल्याणकारी का मतलब ये है जिसने प्रजा के हित में और के आम जो जनमानस थे उनके लिए अच्छे अच्छे कार्य किए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है कल्याणकारी शासक। अब देखिए इसके समय में 4 प्रकार के जो है प्रमुख कर थे। क्या थे आपके? 4 प्रकार के प्रमुख कर होते हैं। एक जजिया कर है, तो जजिया कर से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर। तो ब्राह्मणों पर जो जजिया कर है सबसे पहले किसने लगवाया है? ये फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया है। अगर जजिया कर की बात करें तो आपको 4 क्वेश्चन याद रखना है कि जजिया कर का जो आरंभ है सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ब्राह्मणों पे फिरोज शाह तुगलक। अकबर ने क्या किया है? जजिया कर को हटाया है। और मुगल वंश के किस शासक ने पुनः जजिया कर लगाया? औरंगजेब। तो अगर जजिया कर आए तो 4 क्वेश्चन 4 नाम आपको याद रखना है। मोहम्मद बिन कासिम, फिरोज शाह तुगलक, अकबर और क्या होंगे आपके? औरंगजेब होंगे। ये 4 नाम आपको याद रखना है किससे? जजिया कर से। एक कर और था खराज। देखिए ये 4 प्रकार के कर हैं, लेकिन इनसे पहले जो है टोटल 24 प्रकार के कर लिया जाता रहा। लेकिन जैसे ही ये राजा बनता है, इसीलिए क्या कहा जाता है इसे? कल्याणकारी शासक। मतलब सभी कर को यानी कि टैक्स को समाप्त करके 4 प्रमुख टैक्स थे। एक आपका जजिया हो गया, दूसरा खराज था, तीसरा क्या था? जकात, और चौथा क्या? खुम्स। खुम्स का मतलब होता है लूट का माल। क्या होता है? लूट का माल। तो लूट के माल में जो टैक्स राजा को देना पड़ता था उसे क्या कहा गया? खुम्स कहा गया। जाकात क्या है? जो व्यक्ति दान देता है तो उसमें भी क्या राजा के पास टैक्स पहुंचना चाहिए। खराज क्या है? ये भूमि से संबंधित टैक्स होता है। आगे हम लोग देखेंगे 1360 में इसने जगन्नाथ मंदिर, जो कि कहाँ है आपका? उड़ीसा में है, तो वहाँ पे आक्रमण किया। जगन्नाथ मंदिर जो है वहाँ पे आक्रमण किया। किसने किया है? ये फिरोज शाह तुगलक ने किया है। और 1365 में इसने ज्वालामुखी जो है मंदिर पे आक्रमण किया। क्या किया है? ज्वालामुखी मंदिर पे इसने आक्रमण किया। और बताया जाता है कि यहाँ पे लगभग बहुत सारे जो सनातन धर्म के या हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं इनको इकट्ठा करके एक इसके दरबार में जो है क्या कहते हैं, एक फारसी भाषा का विद्वान होता है जिसका नाम क्या होता है? आजुद्दीन खालिद खानी। तो इसने क्या किया? फारसी भाषा में अनुवाद किया है और क्या नाम रखा है? दलाइले फिरोज शाही। तो दलाइले जो फिरोज शाही है ये आजुद्दीन खालिद खानी की है। और इसका संबंध किससे है? जो ज्वालामुखी मंदिर से, जो हिंदू धर्म से संबंधित जो ग्रंथ होते हैं उनका जो है फारसी भाषा में अनुवाद करवाता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। आगे हम लोग देखेंगे फुतूहत ए फिरोज शाही। तो फुतूहत ए फिरोज शाही ये आत्मकथा है। क्या है ये आपका? आत्मकथा। तो फुतूहत ए फिरोज शाही ये आत्मकथा है। और आत्मकथा जानते हैं स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? फुतूहत ए फिरोज शाही। और विधा कौन सी है? ये आत्मकथा है। एक और मिलता है तारिक ए फिरोज शाही। अब देखिए फुतूहत ए फिरोज शाही ये आत्मकथा किसकी है? फिरोज शाह तुगलक की है। और एक है तारिक ए फिरोज शाही, यहाँ पर भी फिरोज शाही है, यहाँ पर भी फिरोज शाही है, लेकिन यहाँ पे फुतूहत है, लेकिन यहाँ पे क्या है? तारीख है। और ये पुस्तक किसकी है? बर्नी की है। किसकी है? बर्नी की। पूरा नाम है जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन जो बर्नी की पुस्तक है वो तारीख फिरोज शाही है, जबकि जो आत्मकथा फिरोज शाह तुगलक की है वो आपकी है फुतूहत ए फिरोज शाही। आगे हम लोग देखेंगे तकावी ऋण। तो तकावी ऋण को इसने माफ किया। क्वेश्चन आएगा दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तकावी ऋण को माफ किया है? तो उनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। आगे 4 प्रकार के क्या हैं आपके? ये आपके जो विभाग बनाए गए हैं। पहला है दार उल सफ़ा। तो दार उल सफ़ा राजकीय अस्पताल, या फिर इसे हम कह सकते हैं खैराती अस्पताल। क्या कहेंगे? खैराती अस्पताल। तो दारुल सफ़ा का जो है किसने निर्माण कराया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। दीवान ए खैरात क्या है? दीवान ए खैरात का मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ गरीबों को रखा जाता था, जो गरीब बच्चे होते थे। विशेष प्रकार से यहाँ पे ऐसी महिलाओं को रखा जाता था जो विधवा होती थी और जिनका संबंध इस्लाम धर्म से था। तो जो विधवा औरतें होती थी उनको रहने के लिए दीवान ए खैरात की जो है एक न्याय विभाग की स्थापना की, एक स्थान था। यहीं पे क्या है? उनके रहने का स्थान था। आगे हम लोग देखेंगे लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने करवाई? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है। और दफ्तर ए रोजगार।
तो बेरोजगारों के लिए बेरोजगारों के लिए बेरोजगारों के लिए एक नए विभाग की स्थापना करवाई, जिसका नाम क्या है, दफ्तर ए रोजगार। तो ये चार आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए हैं विभाग हो गए। आगे हम लोग देखेंगे अनुवाद विभाग। अनुवाद विभाग का मतलब ये था कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से, मतलब जितने भी उस समय के धर्म जो चर्चा में रहे, तो वहाँ के जो विद्वान होते हैं अलग अलग धर्मों के, आपस में क्या है विचार विमर्श करेंगे। और जैसे हम कह रहे इस्लाम धर्म की जो अच्छी बातें हैं वो हिंदू धर्म में जाएंगी, और हिंदू धर्म की जो अच्छी बातें हैं वो इस्लाम धर्म में जाएंगी। तो इसके लिए अलग से एक विभाग बनवाया, उसका नाम है अनुवाद विभाग। किसने बनवाया है, फिरोज शाह तुगलक ने। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान जो है ये गुलामों के रहने के लिए, गुलामों के रहने के लिए इसने अलग से क्या किया है, दीवान ए बंदगान की स्थापना करवाई। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि इसके शासनकाल में सर्वाधिक जो है गुलामों की संख्या रही है। क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक गुलामों की संख्या दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में थी, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो है ये गुलामों की संख्या रही है। आगे हम लोग देखेंगे कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार हम लोग कल पीछे पढ़ ही चुके हैं कि किस प्रकार से ऐबक ने क्या किया है, ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन पूरा नहीं करवा पाता, एक ही मंजिल बनवाता है। फिर 3 मंजिल कौन ले जाता है, इल्तुतमिश ले जाता है। फिर उसके बाद जो है आकाशीय बिजली के कारण जो है उसकी चौथी मंजिल गिर जाती है। तो फिर इसका जो फिर से जो है निर्माण कौन करवाता है, फिरोज शाह तुगलक करवाता है। तो 4 मंजिल थी, तो 4 से उसने क्या कर दिया है, एक तो रिपेयर करवाया, रिपेयर करवाने के बाद इसने क्या किया, एक मंजिल को और बढ़वा दिया। तो वर्तमान समय में जो कुतुब मीनार है इसमें टोटल 5 मंजिला हैं। तो एक मंजिला किसने बनवाया, ऐबक ने सबसे पहले, 3 और फिर 4 तक किसने बनवाया है, ये बनवाया है इल्तुतमिश ने। और 5वीं मंजिल ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है। किसका, ये कुतुब मीनार का कहाँ पे है, ये आपका दिल्ली में है। कहाँ पे है, आपका दिल्ली में। अगला है आपका नहरों का जाल। तो नहरों का जाल देखिए, जो नहरों का जो निर्माण है सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया, लेकिन जो सर्वाधिक जो नहरों का जाल है ये किसके शासनकाल में हुआ है, ये हुआ है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ है। अगर हम आज की डेट में पूछें सबसे ज़्यादा नहर किस देश में है, तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान। इसने जो है चांदी और तांबे के मिश्रित जो है सिक्के चलवाए। ये क्या है, आपके सिक्के अद्धा एवं बिख जो है सिक्के जो है किसके द्वारा चलाए गए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाए गए। अगला है अशोक स्तंभ। अब देखिए मेरठ से कहाँ, दिल्ली लाए गए, कहाँ से, मेरठ से जो है दिल्ली लाए गए कौन, अशोक के स्तंभ। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो अशोक स्तंभ है मेरठ से दिल्ली कौन, मेरठ से दिल्ली कौन लाता है, ये जो लाता है फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में। नेक्स्ट है आपका सल्तनत युग का अकबर। तो सल्तनत युग का जो अकबर है ये फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है। इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा कि सल्तनत युग का अकबर किसे कहा गया है। ये तो हो ही चुका आपका। अगला है आपका हक ए सर्व। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, टैक्स होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का टैक्स होता है। और इसका जो संबंध है ये किससे है, सिंचाई से है। किससे है, सिंचाई से। तो हक ए सर्व जो है ये एक प्रकार का टैक्स है, इसका संबंध है सिंचाई कर से है। आगे हम देखेंगे मलिक गाजी सहना। तो ये एक वास्तुकार होता है। क्या होता है, वास्तुकार होता है। किसके शासनकाल में, ये होता है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ये वास्तुकार होता है। नाम क्या है, मलिक गाजी सहना। नेक्स्ट है आपका राज्य के खर्च पर हज की यात्रा। तो राज्य के खर्च पे हज की जो फ्री यात्रा देने वाला शासक होता है ये फिरोज शाह तुगलक होता है। ये भी आपको याद रखना है, और इसकी चर्चा तो हम लोग कर ही चुके हैं। अब इसके बाद देखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में अनेक शहर बसाया है, अनेक मदरसे बसाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, बहुत सारे इससे क्या इसने कार्य किए हैं। इसीलिए इसे कल्याणकारी शासक कहा जाता है और सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। और उन शहरों में सबसे प्रमुख है फतेहाबाद है, हिसार है, फिरोजपुर है, जौनपुर है, फिरोजाबाद है। ये जो प्रमुख शहर हैं ये किसने बसाया है, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया है। यहाँ से पूछा जाता है कि जौनपुर किसकी याद में, जौना खां की याद में। किसकी याद में, जौना खां की याद में। और जौना खां कौन होते हैं आपके, ये मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं। और इन्हीं की याद में जौनपुर की स्थापना करवाता है कौन, फिरोज शाह तुगलक
किस नदी किनारे है, गोमती नदी किनारे है। और इसे जो है सिराज ए हिंद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग देखे हैं कि प्राचीन काल में नालंदा है, विक्रमशिला है, ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते हैं। उसके पहले आपका तक्षशिला होता है। लेकिन जब मध्यकाल आता है तो मध्यकाल में जो है शिक्षा का जो है प्रमुख केंद्र कौन होता है? जौनपुर होता है। इसलिए इसे भारत का सिराज ए हिंद कहा जाता है। और यहीं से शेरशाह सूरी ने क्या किया है? अपनी शिक्षा को ग्रहण किया है। ये चारों चीज़ आपको याद रखना है। तो ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं, फिरोज शाह तुगलक हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अबू बकर के पास है। इनका जो समय है 1388 से 1398 तक, इनसे कोई क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं। और लास्ट जो शासक होते हैं ये नासिर उद्दीन महमूद तुगलक। नासिर उद्दीन जो महमूद तुगलक हैं ये लास्ट आपके होते हैं। और इनका जो समय है 1398 से 1412 होता है। इन्हीं के शासनकाल में तैमूर का आक्रमण शुरू हो गया था। बताया जाता है कि ये जो आक्रमण किसके सहयोग से हुए हैं? खिज़्र खां के सहयोग से होते हैं। और लास्ट में जो है जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1412 में, तो 2 साल तक जो है सत्ता जो है दिल्ली की ऐसे ही चलती है। और फिर 1414 में खिज़्र खां ने क्या किया है? सैयद वंश की स्थापना की। और इस प्रकार से तुगलक वंश क्या होता है? पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, भारतीय विजारत का स्वर्ण काल किस काल को कहा गया है? तो भारतीय विजारत का स्वर्ण काल ये तुगलक वंश को कहा गया। किसे कहा गया है? तुगलक वंश को कहा गया है। क्या? भारतीय विजारत का स्वर्ण काल। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं गुप्त वंश को क्या कहा जाता है? भारतीय कला एवं संस्कृत की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार तुगलक वंश को क्या कहा जाता है? भारतीय विजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे हम छोड़ चुके हैं, कहाँ पे? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। आपको पता होना चाहिए कि इसी के शासनकाल में हम लोग पढ़ेंगे जब ये दक्षिण भारत पे अभियान के लिए जाता है मोहम्मद बिन तुगलक है, तो वहाँ इसका इसका युद्ध किससे होता है? हरिहर एवं बुक्का से होता है। तो हरिहर और बुक्का जो हैं ये हार जाते हैं, तो इनको पकड़ के कहाँ लाया जाता है? दिल्ली लाया जाता है। तो वहाँ पे जो है मोहम्मद बिन तुगलक इनसे कहता है, हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों से, या तो आप इस्लाम धर्म को कबूल कर लीजिए, तो अगर आप कबूल कर लेते हैं तो हम आपको अपनी सेना में एक अच्छा सा पद दे देंगे। अगर आप इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते हैं तो हम आपको जेल में क्या है? हमेशा के लिए डाल देंगे और आप जेल में हमेशा के लिए सड़ेंगे। तो हरिहर और बुक्का ने क्या किया है? मजबूरी में इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है ये वहाँ पे नौकरी करते हैं। जब कुछ समय बीत जाते हैं तो हरिहर और बुक्का को फिर से जो है दक्षिण भारत अभियान के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये भेजता है। लेकिन होता क्या है, वहाँ पे हरिहर और बुक्का की जो एक मुलाकात एक सन्यासी से हो जाती है। और उस सन्यासी से इतना प्रभावित होते हैं कि हरिहर और बुक्का ने इस्लाम धर्म को त्याग कर फिर से हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। और फिर क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की अपने पिता की याद में, अपने पिता के नाम पे। संगम, उनके पिता का नाम क्या था? संगम। तो संगम वंश की स्थापना की किसने? ये हरिहर एवं बुक्का ने। और इन्होंने एक नगर नगर बसाया, क्या? विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना है कि 1351 में इसकी मृत्यु होती है। कहाँ पे? ये सिंध प्रांत में। कहाँ पे? सिंध प्रांत। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, एक विद्रोह हो गया था। तो सिंध में एक स्थान है थट्टा। क्या है? थट्टा में क्या है? विद्रोह हो गया था। और थट्टा में एक स्थान है गोडाल। तो गोडाल एक स्थान है कहाँ पे? थट्टा में। और थट्टा कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो यहाँ पे विद्रोह को दबाने के लिए कौन जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहीं पे इसकी क्या है? मृत्यु हो जाती है। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है इसका जो है निर्माण किसने करवाया है? इसके मकबरे का निर्माण जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया है। ये भी आपको याद रखना है। और एक पॉइंट और याद रखना है कि जो गयासुद्दीन तुगलक होते हैं इनका जो मकबरा है, मकबरा, तो इनका जो मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इनका जो मकबरा है ये कृत्रिम झील के अंदर है। और इसके मकबरे में जो अम्लक एवं कलश का प्रयोग किया गया है। फिलहाल जो अम्लक और कलश का प्रयोग जो है हिंदू मंदिर होते हैं उसमें किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कौन सा मकबरा है जिसमें हिंदू धर्म के अम्लक और कलश का प्रयोग किया गया है? तो गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में किया गया। कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। और ये कृत्रिम झील के बीचों बीच में है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है।
तो ये पॉइंट आपके हो गए सभी तुगलक वंश से संबंधित। तो इस प्रकार से हम लोगों ने किसको पढ़ा, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और क्या मोहम्मद बिन तुगलक, और इस प्रकार से लास्ट शासक कौन होते हैं, नासिर उद्दीन महमूद तुगलक। तो ये पूरा आपका तुगलक वंश कंप्लीट हो गया है। और कल हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ये पढ़ेंगे हम लोग कल ये सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे दक्षिण भारत का जो है साम्राज्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।